एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लाइकोलिसिस, जो एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट प्रोसेस है। ये टॉपिक CSIR नेट, ICMR नेट और जितने भी नेट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, एनर्जी जनरेट होती है और कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम इसे क्यों पढ़ते हैं। रीज़न ये है कि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसको AMP पाथवे भी बोला जाता है और साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और मैं आपको हर एक स्टेप इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी। पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, जो है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा और वो बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो फॉस्फेट है वो आएगा ATP से, यानी कि एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। क्योंकि जहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन होता है वहाँ पे एंजाइम होता है काइनेज, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होगा। इस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल नेचर की है। रीज़न ये है क्योंकि सेल ने अभी अभी एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम किया है, तो इसलिए अभी वो एक ATP मॉलिक्यूल दे नहीं सकता वापस, यानी दोबारा से जनरेट नहीं कर सकता। इसलिए ये जो स्टेप है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है और इस स्टेप का सिग्निफिकेंस ये है, अगर हमें ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस कराना है तो उसके लिए ग्लूकोज का सेल में रहना ज़रूरी है। क्योंकि सेल के पास ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को सेल से बाहर और सेल के अंदर लेकर आते हैं। तो इसलिए सेल में ग्लूकोज को रखने के लिए उसको फॉस्फोराइलेट किया जाता है और उसको बना दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल नेचर की है। थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यानी उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा एक और वो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे जो फॉस्फेट आएगा वो भी ATP से आएगा, यानी कि एक ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। एंजाइम होगा फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1 और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टेप भी इरिवर्सिबल है। रीज़न वही सेम है स्टेप नंबर 1 वाला। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से एक मॉलिक्यूल होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा मॉलिक्यूल होगा DHAP। ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगी और जो एंजाइम होगा एल्डोलेज होगा और जिंक आयन की प्रेजेंस होगी। ये जो प्रोसेस होती है ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। स्टेप नंबर 5 अगेन आइसोमराइजेशन है। DHAP यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो हमें पिछले वाले स्टेप में मिला था, वो चेंज हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी आइसोमराइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो अब ये जो हमने पिछले वाले 5 स्टेप्स पढ़े हैं, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं हुआ है, बल्कि 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ हो गए हैं। इसलिए ग्लाइकोलिसिस का इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, यानी 5 स्टेप को प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। ठीक है, और जो 5th स्टेप में ये जो आइसोमराइजेशन हुआ है, इसका जो एंजाइम है वो आइसोमरेज है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है। ठीक है, अब जो हम 6 से लेकर 10 तक जो स्टेप्स पढ़ेंगे वो पे ऑफ फेज में आएंगे, यानी उसमें मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 6 स्टेप जो है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वो चेंज हो जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का पहले ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद फिर फॉस्फेट ऐड होगा इसमें एक और ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट।
तो यहाँ पर हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल थे, तो जाहिर सी बात है कि बिस फॉस्फोग्लिसरेट के भी 2 ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स NADH के भी मिलेंगे, यानी कि NAD+ चेंज होगा इस स्टेप में NADH में। तो इस स्टेप की एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हमें इसमें मिले हैं NADH के। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और ये जो फर्स्ट फॉस्फेट ऐड होगा ये होगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 7th स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट निकल जाएगा और वो फॉस्फेट यूज होगा एटीपी के फॉर्मेशन में। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के, इसका मतलब ये है कि 2 फॉस्फेट निकलेंगे, इसलिए 2 एटीपी जनरेट होंगे। यहाँ पर जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस स्टेप का कि जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है वो सबस्ट्रेट से आया है, यानी कि बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने फॉस्फेट डोनेट किया है, तो इसीलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला गया है। यहाँ पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं। 8th स्टेप है आइसोमराइजेशन। 3 फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमराइज होकर बनाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोग्लिसरेट के, तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट के भी 2 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये जो स्टेप होगा ये रिवर्सिबल नेचर का होगा। फिर आता है स्टेप नंबर 9, जो कि है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, क्योंकि ये स्टेप डिहाइड्रेशन है, इसमें वाटर निकल जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। एंजाइम है इनोलेज, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन ज़रूरी है और फ्लोराइड इनोलेज की एक्टिविटी को सप्रेस कर सकता है। फिर आता है स्टेप नंबर 10, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोइनोल पायरुवेट चेंज हो जाएगा पायरुवेट में। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट चेंज हो जाएंगे 2 पायरुवेट में। यहाँ पर भी हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे। एंजाइम होगा पायरुवेट काइनेज। ये रिएक्शन भी मैग्नीशियम आयन या फिर पोटेशियम आयन डिपेंडेंट होगी, और इस स्टेप के एंजाइम से ही ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो हमने 6 से लेकर 10 तक के स्टेप्स पढ़े हैं ये पे ऑफ फेज थे, पे ऑफ फेज का पार्ट थे, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या चीज़ें मिली। प्रोडक्शन की बात करें तो टोटली 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से 2 एटीपी यूज़ हो गए थे प्रिपरेटरी फेज में, तो नेट हमारे पास बचे 2 एटीपी, और NADH भी हमें मिले थे 2। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो हमने पढ़ ली कि कैसे कैसे होती है। अब हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन कैसे होता है। सबसे पहला एंजाइम जो होगा रेगुलेशन में वो होगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज जो होता है वो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, इसका नेगेटिव रेगुलेशन होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका नेगेटिव मॉड्यूलेटर या रेगुलेटर होगा ये कि जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ेगा तो वैसे ही इस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ये भी एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। ये दोनों तरीके से रेगुलेट होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, दोनों रेगुलेशन इसमें होते हैं। पॉजिटिव रेगुलेटर है इसके AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, और नेगेटिव रेगुलेटर है ATP और सिट्रेट। नेगेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया है। पॉजिटिव रेगुलेटर वो होते हैं कि जिनके पढ़ने से या जिनकी कॉन्सेंट्रेशन से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की या थर्ड एंजाइम की, जो कि है पायरुवेट काइनेज। ये भी एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों होता है। पॉजिटिव रेगुलेटर है AMP फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और नेगेटिव रेगुलेटर है ATP एसिटाइल CoA और एलानिन। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।